नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूत की गली और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी दोस्तों। आज की ये हमारी कहानी हमारे सब्सक्राइबर हरवंश सिंह की होने वाली है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब ये कहानी हरवंश के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। साथ ही आप अगर पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्ते, मैं हरवंश सिंह हूं, पंजाब के मोगा जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला। 15 साल से ट्रक चला रहा हूं। ये सुनकर तुम्हें शायद अजीब लगे, पर मैंने कभी स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं की। 8वीं के बाद घर की हालत ऐसी खराब हुई कि किताबें छोड़नी पड़ी। बापू खेती करते थे, पर 2 एकड़ में क्या होता है। 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। माँ घरों में काम करने जाती थी। मैंने छोटी उम्र से ही गाड़ियों में तेल डालना, टायर बदलना सीख लिया था। 18 साल का था जब पहली बार ट्रक के पीछे बैठा था। तुम्हें पता है ट्रक ड्राइवर की जिंदगी क्या होती है। हफ्तों घर से दूर, परिवार को महीनों नहीं देख पाते। बीवी की याद, बच्चों की याद, माँ बाप का ख्याल, सब कुछ दिल में दबाए सिर्फ इसलिए सड़कों पर रहते हैं कि कल का खाना मिल सके। दिन में 15 से 16 घंटे ड्राइविंग, नींद पूरी नहीं होती, खाना ढाबों का बासी और बीमार कर देने वाला। और कमाई पूछो मत। मालिक हमें 8 से 10 हजार महीना देता है, उसमें से 5 हजार घर भेजने होते हैं। बच्चों की फीस, बीवी के कपड़े, माँ बाप की दवाई, सब उसी में चलता है। बाकी बचता है 3 से 4 हजार, वो भी तभी जब रास्ते में ट्रक खराब ना हो, पुलिस ना रोके, ढाबे पर ठगी ना हो जाए। हम ड्राइवरों की कोई गारंटी नहीं, कोई पीएफ नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं। अगर आज एक्सीडेंट हो गया तो मालिक गाड़ी उठवा लेगा, पर हमारा क्या, घर वाले भूखे मरेंगे। यही सोचकर हम रात में भी चलते हैं जब नींद आंखों से टपक रही होती है। यही सोचकर हम उन रास्तों पर भी निकल जाते हैं जहां कुत्ते भी नहीं जाते। मेरी भी यही कहानी है। 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 10वीं में है, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है। बीवी को मैंने कभी अच्छी साड़ी नहीं दिलवाई। माँ को अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे, तो वो अब भी घर पर ही दर्द सहती हैं। यही मजबूरियां हैं जो हमें हर वो काम करने पर मजबूर कर देती हैं जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। यही मजबूरियां हमें उन रास्तों पर ले जाती हैं जहां इंसान नहीं और कुछ होते हैं। और उस रात मैं भी इन्हीं मजबूरियों के चलते उस रास्ते पर निकल पड़ा था। मालिक ने कहा था, हरवंश, ये माल कल सुबह तक पहुंचाना है। अगर टाइम पर पहुंच गया तो 2000 बोनस दे दूंगा। 2000! सोचो, सिर्फ 2000 के लिए एक आदमी अपनी जान जोखिम में डाल देता है। यही हमारी मजबूरी है, यही हमारी गरीबी है। और इसी गरीबी ने मुझे उस रात उस रास्ते पर भेजा जहां से मैं कभी वापस नहीं लौट पाया। पूरी तरह से नहीं। अब बैठो, पूरी बात सुनो, बीच में मत उठना। अगर डर लगे तो भी सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये मेरी आत्मा का वो हिस्सा है जो उस रात वहीं छूट गया। 3 साल पहले की बात है। नवंबर का महीना, ठंड ने अपने पंजे फैलाने शुरू कर दिए थे। उस दिन सुबह ही मालिक का फोन आया था। बोला, हरवंश, लुधियाना से बिहार के मल्लाहपुरी तक सरिया का माल जाना है। 22 टन है, जल्दी पहुंचा दे। 2000 बोनस दे दूंगा। मैंने सोचा, 2000, बच्चों के लिए नए कपड़े आ जाएंगे। बीवी से कहूंगा, इस बार दिवाली पर कुछ अच्छा बना लेना। मन में खुशी थी कि ये एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। साथ में खलासी था, छोटू, 20 साल का, अभी अभी शादी हुई थी उसकी। पत्नी रानी से बहुत प्यार करता था। उसकी भी यही मजबूरी थी, शादी के कर्जे उतारने थे। ससुराल वालों को दिखाना था कि बेटी अच्छे घर में है। वो भी मेरे साथ इसलिए था कि उसे थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते थे। उस दिन शाम 4 बजे निकले थे। सब ठीक था। मैं गाड़ी चला रहा था। छोटू बगल में बैठा गाने गुनगुना रहा था। लुधियाना से निकलते ही आसमान में बादल छा गए। अजीब तरह के बादल, काले नहीं बल्कि सलेटी, मटमैले। सूरज जल्दी ही ढल गया, जैसे कोई उसे खींच कर ले गया हो। शाम 7 बजे तक कोहरा छाना शुरू हो गया। पहले तो पतला, फिर इतना घना कि हेडलाइट्स की रोशनी भी 5 फीट से आगे नहीं जाती थी। रोड के दोनों तरफ घना जंगल।
सन्नाटा ऐसा कि कानों में सीटी बजने लगे। रास्ते में एक ढाबा आया, नाम था बाबा ढाबा। वहां रुककर मैंने चाय पी और सोचा, यहीं रुक लेते हैं, सुबह चलेंगे। पर छोटू बोला, भाई साहब, मालिक ने कहा है कल सुबह तक मिल जाना है। 2000 बोनस मिलेगा ना। मैं जल्दी घर लौटना चाहता हूँ। रानी अकेली है, उसे डर लगता है रात में। उसकी बात सुनकर मुझे अपनी बीवी याद आ गई। वो भी अकेली रहती है, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो घर पर अकेली। कितनी रातें उसने अकेले काटी होंगी, कितनी बार वो डरी होगी। पर मैं तो कमाने के लिए निकला हूं। मैंने सोचा, चलो ठीक है, आगे बढ़े। यही हम ड्राइवरों की गलती है। हम सोचते हैं कि अभी और चल लेंगे, थोड़ा और। पर उस थोड़ा और में क्या हो जाता है हमें पता नहीं चलता। रात 9 बजे के करीब हम बिहार की सीमा में दाखिल हुए। यूपी बिहार बॉर्डर पर एक टोल प्लाजा था। वहां टोल लेने वाला एक बूढ़ा बैठा था। उसने टिकट दिया तो मेरी तरफ देखकर बोला, बेटा, आगे मत जाओ आज रात, वापस लौट जाओ। मैंने कहा, क्यों बाबू? उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, 5 साल पहले इसी रास्ते पर एक बस गिरी थी नदी में। 3 लोग डूबे थे, एक औरत राधा और उसकी 2 बच्चियां। उस दिन भी ऐसा ही कोहरा था। आज उनकी बरसी है। हर साल इस रात को वो लौटती हैं। और इस बार मैंने उन्हें पहले ही देख लिया था। मैं हंस दिया। बाबू, हम ट्रक वाले हैं, हमें भूत प्रेत से डर नहीं लगता। हमें तो भूख से डर लगता है, कर्ज से डर लगता है, बच्चों की फीस न जुट पाने से डर लगता है। ये तो हमारी रोज की जिंदगी है। उसने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, पर याद रखना, अगर रास्ते में कोई औरत या बच्ची दिखे और उसके कपड़े भीगे हुए हों तो गाड़ी मत रोकना, चाहे कितनी भी मदद की गुहार लगाए। और हाँ, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे और आवाज पीछे से आए तो पीछे मुड़कर मत देखना। और सबसे बड़ी बात, अपने आईने में मत देखना। मैंने बात टाल दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी। छोटू डर गया था। उसने कहा, भाई साहब, सच में वापस चलते हैं? मेरा दिल कह रहा है कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा, बेवकूफ मत बन, ये लोग ऐसे ही डराते हैं, पुलिस से बचने के लिए या चाय पानी के लिए। पर अंदर ही अंदर मैं भी सहम गया था, क्योंकि जैसे ही हम टोल से आगे बढ़े मैंने अपने आईने में देखा, वो बूढ़ा अभी भी खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। और उसके बगल में एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, 2 बच्चियों के साथ। मैंने पलक झपकाई और वो गायब हो गए। मैंने सोचा कोहरे का धोखा है, पर दिल तेज तेज धड़क रहा था। रात के 10:30 बज रहे थे। हम पूरी तरह से जंगल के बीच में थे। कोई दूसरी गाड़ी नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ हमारे ट्रक का इंजन और सन्नाटा। और उस सन्नाटे में भी एक आवाज थी, सन्नाटे की अपनी आवाज। कानों में सीटी सी बजती थी। ठंड इतनी थी कि हड्डियां कांप रही थीं। मैंने हीटर ऑन किया, पर उस दिन हीटर भी ठंडा ही रहा, मानो कुछ और ही उस गर्मी को सोख रहा हो। तभी अचानक से रेडियो में से आवाज आने लगी। हमारा रेडियो तो खराब पड़ा था, महीनों से नहीं बजा था। मैंने कई बार मैकेनिक को दिखाने की सोची, पर पैसे बचाने के चक्कर में टालता रहा। उस रात वो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई गाना नहीं बज रहा था, बल्कि एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी, सिसकियां, बिलखना और बीच बीच में बच्चियों के हंसने की आवाज। वो हंसी ऐसी थी जैसे कोई खिलौना टूटने पर बच्चा रोता है और फिर हंस देता है। छोटू घबरा गया। भाई साहब, ये क्या है? मैंने रेडियो बंद कर दिया, लेकिन 2 मिनट बाद वो फिर से चालू हो गया। इस बार उसमें से एक आवाज साफ सुनाई दी, हरवंश, हरवंश, हमारे पास आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत दिनों से, बहुत ठंड है यहाँ, बहुत अंधेरा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज में ऐसी मिठास थी, ऐसा खिंचाव था, मानो कोई बहुत प्यार से बुला रहा हो। पर वो आवाज मेरी माँ की तरह लग रही थी। मेरी माँ जो घर पर बीमार पड़ी है। मैंने मन को समझाया, ये सब झूठ है, कोहरे का असर है। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रेडियो बंद करने के लिए मैंने उस पर मुक्का मारा और वो हमेशा के लिए बंद हो गया। पर उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। ठीक 11 बजे हम एक मोड़ पर पहुंचे। मोड़ काटते ही मैंने ब्रेक लगा दिए, इतने जोर से कि छोटू आगे की सीट से टकरा गया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, पूरी तरह भीगी हुई, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। उसके दोनों तरफ 2 छोटी बच्चियां, 7 से 8 साल की, उसके हाथ पकड़े हुए। तीनों के पैर जमीन से ऊपर थे।
करीब 2 इंच हवा में। औरत ने हाथ उठाया। मैं गाड़ी रोक नहीं सका। मैंने रोकी। क्यों? आज भी सोचता हूं तो लगता है उसने मेरी इच्छा शक्ति को मार लिया था। मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए, मानो कोई और मेरे हाथों को कंट्रोल कर रहा हो। वो धीरे धीरे आई, चल नहीं रही थी, तैर रही थी हवा में। मेरी खिड़की के पास आकर रुकी। उसका चेहरा उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, सुंदर भी, जैसे कोई आम औरत। पर जैसे ही करीब आई, मैंने देखा उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ सफेदी, दूधिया सफेदी। और उस सफेदी में कुछ हिल रहा था, छोटे छोटे कीड़े। उसने मुंह खोला, उसके मुंह से पानी निकल रहा था, कीचड़, और उसमें छोटे छोटे कीड़े, और उन कीड़ों के बीच में एक छोटी मछली तड़प रही थी। मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को दे दो प्लीज, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया। पानी में सिर्फ कीचड़ है, सिर्फ अंधेरा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि मैं रो पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर छोटू से कहा, पीछे से बिस्किट का पैकेट निकाल ले। पर छोटू छोटू सीट से चिपक गया था। उसकी आंखें फटी हुई थीं और वो कांप रहा था। उसने घिघियाते हुए कहा, भाई साहब, उसके उसके पैर पैर नहीं हैं, और उसके बच्चों के, उनके भी नहीं हैं। मैंने नीचे देखा। उस औरत के पैर नहीं थे। साड़ी के नीचे से सिर्फ धुआं सा निकल रहा था, और उस धुएं में हाथ थे, छोटे छोटे हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। और उसकी बच्चियां, उनके मुंह से पानी टपक रहा था और वो मुस्कुरा रही थी। ऐसी मुस्कान जैसे किसी शिकार को देखकर भेड़िए मुस्कुराते हैं। एक बच्ची ने कहा, माँ ये अच्छे हैं, इन्हें अपने साथ ले चलते हैं, हमें खेलने के लिए कोई चाहिए? दूसरी बच्ची बोली, हाँ माँ, बहुत दिन हो गए अकेले। मैंने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। ट्रक दहाड़ उठा और आगे बढ़ा। मैंने आईने में देखा, वो तीनों वहीं खड़े थे। फिर धीरे धीरे वो पिघलने लगे। एक हुई, एक लंबी काली परछाई, और गायब हो गईं। पर उनके जाने की आवाज, वो आवाज मैं कभी नहीं भूल सकता, जैसे कोई गीले कपड़े को निचोड़ रहा हो और उसमें से पानी टपक रहा हो। लेकिन वो पानी नहीं था, वो खून था। मैंने राहत की सांस ली। छोटू से कहा, देखा, सब ठीक है, बस कोहरा था। पर वो राहत झूठी थी। 5 मिनट बाद ही इंजन में खटखट की आवाज आने लगी। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और ट्रक बीच सड़क पर रुक गया। लाइटें बुझ गईं, पूरा अंधेरा, बैटरी डेड, मोबाइल का नेटवर्क जीरो, और आसपास कोहरा इतना घना कि अपना हाथ भी नहीं दिख रहा था। छोटू रोने लगा, भाई साहब, मुझे डर लग रहा है, मैं अपनी रानी के पास जाना चाहता हूँ। मैं उसे क्यों छोड़कर आया? उसने मना किया था, बोली थी मत जाओ आज। मेरा मन कह रहा है, पर मैं नहीं माना। मैं पैसों के लिए आया था, 2000 के लिए। 2000 के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा क्या? उसकी बात सुनकर मुझे अपना घर याद आ गया। मेरी बीवी, उसने भी कहा था, इतने कोहरे में मत जाओ। पर मैं नहीं माना। 2000 के लिए, बस 2000 के लिए। हम गरीब इतने छोटे छोटे सपनों के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं। मैंने उसे समझाया, डर मत, मैं बाहर जाकर देखता हूं। तू अंदर ही बैठ, दरवाजा बंद कर ले, चाहे कुछ भी हो, दरवाजा मत खोलना, समझा? उसने सिर हिलाया। मैं बाहर उतरा। बाहर ठंड ऐसी कि हड्डियां कांप उठी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं टॉर्च लेकर इंजन की तरफ बढ़ा। टॉर्च की रोशनी में कोहरा और भी डरावना लग रहा था। परछाइयां हिल रही थीं, पर कोई था नहीं। मैंने इंजन खोला। कुछ खराब नहीं था, सब ठीक था। तभी मुझे लगा किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया। पहले तो हल्का सा, फिर इतनी जोर से कि मैं गिर पड़ा। मैंने नीचे देखा, वही औरत थी, लेकिन अब उसका चेहरा सड़ा हुआ था, गल रहा था। आंखों की जगह 2 गड्ढे, और उनमें से कीड़े निकल रहे थे। उसकी त्वचा टुकड़ों में लटक रही थी, और हर टुकड़े के नीचे सिर्फ हड्डियां थीं। उसके बालों में कीचड़, और उसमें छोटे छोटे सांप घुस रहे थे। वो मेरे पैर को पकड़े हुए थी, और उसकी पकड़ ऐसी कि लोहे की जंजीर लगती थी। मैंने पैर झटका, पर वो और जोर से पकड़ रही थी। उसने अपना सड़ा हुआ चेहरा ऊपर उठाया और बोली, हमें मत छोड़ो, हम अकेले हैं, बहुत अकेले हैं। नीचे बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है, पानी बहुत गहरा है, हम तैर नहीं पाते, हम डूब रहे हैं, हर रोज डूब रहे हैं। तुम भी हमारे साथ रहो, हमेशा हमेशा। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं चीखना चाहता था, पर मैं चीख नहीं पाया, मेरी आवाज ही नहीं निकली। फिर उसने मेरा पैर और जोर से खींचा। मैं नीचे की तरफ खिसकने लगा।
उसके मुंह से एक लंबा सा हाथ निकला और मेरे दूसरे पैर को पकड़ लिया। और उस हाथ के पीछे और हाथ थे, सैकड़ों हाथ। उन औरत के पीछे और लोग थे, और बच्चे, सब सड़े गले, सब डूबे हुए, सब चीख रहे थे, हमें ले चलो, हमें भी ले चलो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपना पैर झटका, एक जूता उसके हाथ में छूट गया और मैं किसी तरह गाड़ी में घुसा, दरवाजा बंद किया और सांस रोककर बैठ गया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, मेरे पैर से खून बह रहा था जहां उसके नाखून गड़े थे। पर जब मैंने छोटू की तरफ देखा तो मेरा दिल रुक गया। छोटू बैठा हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री घूम गई थी। उसका चेहरा पीछे की तरफ था और वो मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में वही सफेदी थी, वही कीड़े। उसके मुंह से पानी टपक रहा था और उस पानी में कीचड़ और छोटे छोटे कीड़े। उसने छोटू की आवाज में नहीं, बल्कि उस औरत की आवाज में कहा, हरवंश, तुमने हमें खाने को क्यों नहीं दिया? हम बहुत भूखे थे, बहुत दिनों से भूखे हैं। अब तुम ही हमारा खाना बनोगे। तुम और ये लड़का दोनों दोनों हमारे साथ आओगे, नीचे, बहुत नीचे, जहां सूरज नहीं जाता, जहां चांद नहीं आता, जहां सिर्फ अंधेरा है, हमेशा का अंधेरा। फिर छोटू का सिर और मुड़ा, उसकी गर्दन में से चर्र चर्र की आवाज आई, हड्डियां टूट रही थीं। उसका सिर पूरा घूम गया और फिर गिर गया। गर्दन से खून नहीं, पानी निकल रहा था, कीचड़। और उस कीचड़ में से छोटू का असली चेहरा झांक रहा था, डरा हुआ, रोता हुआ। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज नहीं आ रही थी। वो बस इतना कह रहा था, बचाओ भाई साहब, बचाओ। मैं पागल हो गया। मैंने अपनी जेब से वो ताबीज निकाला जो मेरी माँ ने दिया था। वो ताबीज उसने मुझे तब दिया था जब मैं पहली बार ट्रक लेकर निकला था। बोली थी, बेटा, ये हमेशा पास रखना, महादेव तुम्हारी रक्षा करें। जैसे ही मैंने हर हर महादेव चिल्लाया, पूरी ट्रक हिलने लगी। ऐसा हिला मानो कोई विशालकाय हाथ उसे झकझोर रहा हो। खिड़कियों पर हाथ पड़ने की आवाजें आने लगीं। सैकड़ों हाथ, हजारों हाथ। वो सब चीख रहे थे, रो रहे थे, हंस रहे थे और बीच बीच में मेरा नाम ले रहे थे। हरवंश, हरवंश, हमारे पास आओ, हमें अकेला मत छोड़ो। यहाँ बहुत अंधेरा है, बहुत ठंड है, तुम भी हमारे जैसे हो जाओगे। मैंने आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से महादेव का नाम जपने लगा। माला घुमाता रहा, ताबीज को माथे से लगाता रहा। मेरे हाथ कांप रहे थे, पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया था, इतनी ठंड में भी। फिर एक धमाका हुआ, ऐसा धमाका कि मेरे कान के पर्दे फट गए। मुझे लगा मैं बहरा हो गया। और फिर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। सुबह हो चुकी थी, कोहरा छंट गया था, सूरज की किरणें धीरे धीरे जंगल में फैल रही थीं। ट्रक ठीक खड़ा था, इंजन चालू था और छोटू छोटू बगल में सोया हुआ था, बिल्कुल सामान्य। मैंने राहत की सांस ली। सब सपना था, बस एक बुरा सपना। मैंने छोटू को हिलाया, छोटू उठ जा, सुबह हो गई। वो धीरे धीरे उठा, आंखें मली, मेरी तरफ देखा और मुस्कुराया। भाई साहब, क्या हुआ? मुझे बहुत अच्छी नींद आई। सपना देखा, बहुत अजीब सपना। मैंने पूछा, कैसा सपना? वो बोला, सपना देखा कि मैं पानी में हूं, बहुत गहरे पानी में, और मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, पर कोई बोल नहीं रहा। सब मुझे घूर रहे हैं, और एक औरत है सफेद कपड़ों में, वो मुझे बुला रही है कि उसके पास आऊं, पर मैं नहीं जा पा रहा था। फिर आपने मुझे जगा दिया। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस कहा, कुछ नहीं, बुरा सपना था। चल गाड़ी स्टार्ट करते हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दिया। रास्ते भर छोटू चुप था, बस बाहर देखता रहा, और जब भी मैं उसकी तरफ देखता, वो मुझे ऐसे देखता जैसे पहचानता हो, लेकिन जानता ना हो। उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे कोई और उसके चेहरे से मुस्कुरा रहा हो। हम दोपहर तक मल्लाहपुरी पहुंच गए। माल उतारा, मालिक ने पैसे दिए और बोनस भी दिया, 2000। मैंने वो पैसे छोटू को दे दिए। बोला, ले जा, अपनी रानी के लिए कुछ ले जा। उसने पैसे लिए और मुस्कुराया, वही मुस्कान। शुक्रिया भाई साहब। हम वापस लुधियाना के लिए निकले। रास्ते में वही टोल प्लाजा आया, वहां वही बूढ़ा बैठा था। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बोला, बेटा, तू तू वापस आ गया? मैंने कहा, हाँ बाबू, आ गया। देखा, कुछ नहीं हुआ। उसने छोटू की तरफ देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए बोला, बेटा,
ये कौन है तुम्हारे साथ? मैंने कहा, ये मेरा खलासी है, छोटू। बूढ़े ने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला। पर जैसे ही हम आगे बढ़े, मैंने आईने में देखा, वो बूढ़ा सड़क पर गिर गया था, बेहोश। मैंने गाड़ी रोकी, पर जब तक मैं वापस गया, वो उठ चुका था और भाग गया था। तब मुझे लगा, कुछ गड़बड़ है, बहुत गड़बड़। हम लुधियाना पहुंचे। पहले मैं छोटू को उसके घर छोड़ने गया। वो हमेशा की तरह खुश था। बोला, भाई साहब, चलिए मेरे घर चाय पी लीजिए, रानी से मिलिए। मैं मान गया। उसका घर एक छोटी सी झुग्गी थी, रेलवे लाइन के पास। हम पहुंचे। दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी, छोटू की बीवी रानी। उसने दरवाजा खोला, हमें देखा, फिर उसकी नजर छोटू पर पड़ी, और फिर जो हुआ, उसने मेरी जान ले ली। वो औरत चीख पड़ी, ऐसी चीख कि आसपास के सारे लोग बाहर निकल आए। वो बोली, ये कौन है? ये कौन है तुम लाए हो? ये मेरा छोटू नहीं है। मेरा छोटू तो 6 महीने पहले मर गया था। मैंने कहा, क्या क्या बोल रही हो? वो रोते हुए बोली, साहब, 6 महीने पहले एक एक्सीडेंट में मेरा छोटू मर गया था। उसकी ट्रक पलट गई थी। मैंने उसे अपने हाथों से जलाया था। उसकी राख भी मैंने गंगा में विसर्जित की थी। फिर ये कौन है जो मेरे छोटू बनकर आया है? मैंने छोटू की तरफ देखा। वो वहीं खड़ा था, मुस्कुरा रहा था, वही मुस्कान। फिर उसने रानी की तरफ देखा और बोला, रानी, मैं तो वापस आ गया, अब कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। उसकी आवाज वो छोटू की आवाज नहीं थी, वो वही आवाज थी, उस औरत की आवाज। रानी फिर चीखी और बेहोश हो गई। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने पुलिस को बुला लिया, पर जब तक पुलिस आई, छोटू वो गायब हो चुका था। बस उसके खड़े होने की जगह पर पानी का एक गड्ढा था, और उसमें मछलियां तैर रही थीं, मरी हुई मछलियां। पुलिस ने मुझसे पूछताछ की। मैंने उन्हें सब बताया, वो रात, वो औरत, वो बच्चियां, ट्रक का खराब होना, सब कुछ। वो हंसे, बोले, पागल हो गए हो, शराब पी रखी थी? मैंने कहा, नहीं, सच कह रहा हूं। उन्होंने मेरा ट्रक चेक किया, सब ठीक था। पर जब उन्होंने मेरी गाड़ी का आगे का हिस्सा देखा, तो उनके चेहरे बदल गए। वहां पर हाथों के निशान थे, सैकड़ों हाथों के, छोटे बड़े, सबके। और उन निशानों से अब भी पानी टपक रहा था। एक सिपाही ने कहा, यह पानी कहां से आ रहा है? अभी तो बारिश नहीं हुई। मैंने कहा, वही वही पानी है, उस रात का। पुलिस वाले डर गए। उन्होंने केस बंद कर दिया और चले गए। मुझसे कहा, तुम चले जाओ और किसी को यह सब मत बताना। पर मैं किसी को नहीं बताता तो भी सच छिपता नहीं। उस रात के बाद से मैं अकेला नहीं सो पाता। हर रात ठीक 11 बजे मेरे घर की बत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं। फिर खिड़कियों पर दस्तक होती है, हल्की हल्की, जैसे कोई बच्ची दस्तक दे रही हो। मैंने एक बार खिड़की खोलकर देखा, वहां कोई नहीं था, बस जमीन पर पानी के निशान थे, और उन निशानों में लिखा था, हम इंतजार करेंगे। मेरी बीवी ने एक रात मुझे अकेले बातें करते सुना। उसने पूछा, किससे बात कर रहे हो? मैंने कहा, किसी से नहीं, पर वो जानती है कि मैं उस रात अकेला नहीं लौटा था। मेरे साथ कुछ और भी आया था। कभी कभी रात में मुझे छोटू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है, भाई साहब, चलो ना, रानी बुला रही है, बहुत दिन हो गए। और कभी कभी वो औरत आती है मेरे सपनों में। वो खड़ी होती है, सफेद कपड़ों में, दोनों बच्चियों के साथ, और वो कहती है, तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हारा खलासी हमारा हो गया, पर तुम बच गए। पर अब तुम भी हमारे हो जाओगे एक दिन। 1 महीने बाद मुझे रानी का फोन आया। उसकी आवाज में डर था। वो बोली, भाई साहब, मुझे बचा लो। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, हर रात कोई मेरे घर आता है, दरवाजा खटखटाता है। मैं खोलती हूं तो कोई नहीं होता, बस जमीन पर पानी होता है। और कभी कभी मुझे छोटू की आवाज आती है। वो कहता है, रानी, दरवाजा खोलो, मैं आ गया, हमेशा के लिए। मैंने कहा, चाबी बदल दे। वो बोली, बदल दी। पर वो आता है, दीवारों से होकर आता है। कल रात मैंने देखा कि छोटू मेरे बिस्तर के पास खड़ा है। उसकी गर्दन टेढ़ी है और उसके मुंह से पानी बह रहा है। वो बोला, रानी, मैं तुम्हें लेने आया हूं, नीचे बहुत अकेलापन है, तुम भी चलो। मैं उसकी बात सुनकर कांप गया। मैंने कहा, कहीं और चली जा, ये घर छोड़ दे। उसने कहा, कहाँ जाऊं, यही तो मेरा घर है, और वो मुझे कहीं भी ढूंढ लेगा। वो कहता है, हम सब एक साथ रहेंगे, हमेशा।
अगले दिन पता चला रानी मर गई। पुलिस ने बताया डूबने से मौत। पर वो तो पानी से दूर रहती थी, उसके घर में पानी का कोई स्रोत नहीं था। फिर वो कहाँ डूबी? पुलिस वाले ने बताया उसके कमरे में पानी भरा हुआ था। इतना पानी कि तैर सकते थे, और उस पानी में मछलियां थीं, मरी हुई मछलियां। आज 3 साल हो गए उस रात को। मैं अब भी ट्रक चलाता हूं, मजबूरी है, और क्या करूंगा। बच्चे हैं, बीवी हैं, माँ है, सबका पेट पालना है। पर अब मैं रात में अकेले नहीं जाता, कोई ना कोई साथी रखता हूं। और हाँ, एक और बात, मैं कभी बिहार वाले रास्ते पर नहीं जाता। चाहे मालिक कितना भी बोनस दे, मैं मना कर देता हूं। पैसे जान से प्यारे नहीं होते, ये मैंने उस रात सीखा। पर सबसे बड़ी बात, मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, तुम सही सुन रहे हो, छोटू आज भी मेरे पास है। वो हर रात आता है, ठीक 11 बजे मेरे ट्रक के पीछे बैठता है, और जब मैं आईने में देखता हूं तो वो मुस्कुराता है, वही मुस्कान। फिर वो कहता है, भाई साहब चलो ना, देर हो रही है, रात होने वाली है, और रात में तो हमें ही चलना है, हमेशा के लिए। मैंने उससे एक बार पूछा था, छोटू तू क्यों नहीं जाता, शांति क्यों नहीं पाता? उसने कहा, भाई साहब जिनका शरीर जलता है वो शांति पाते हैं, पर हमारा तो शरीर पानी में गला, हम तो डूबे थे। हमारी आत्मा को किसी और का शरीर चाहिए, एक शरीर जिसमें हम फिर से जी सकें। और वो शरीर आपका होगा? मैंने पूछा, क्यों मेरा? वो हंसा, वही हंसी। फिर बोला, क्योंकि आपने उस रात हमें देखा था, आपने हमें पहचाना था, आप हमारे साक्षी हैं, और साक्षी को ही अंत में साथ जाना होता है। कुछ दिनों पहले मैं रानी की माँ से मिला। वो बहुत बूढ़ी हैं, एक झुग्गी में रहती हैं। उन्होंने मुझे एक फोटो दिखाई, छोटू की असली फोटो, शादी की तस्वीर। उस तस्वीर में छोटू बिल्कुल अलग था। वो जो मेरे साथ था वो वैसा नहीं था। असली छोटू की आंखों में चमक थी, चेहरे पर तेज था। पर जो मेरे साथ था उसकी आंखों में सिर्फ सन्नाटा था, मौत का सन्नाटा। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, तो जो मेरे साथ था वो कौन था? उसने कहा, बेटा वो छोटू नहीं था, वो कोई और था, जो छोटू का रूप लेकर तुम्हारे साथ आया। शायद वो राधा का कोई शिकार था, या शायद राधा ने ही उसे भेजा था। मैंने पूछा, पर क्यों? उसने कहा, क्योंकि उसे तुम चाहिए थे, पर सीधे नहीं आ सकती थी, तो उसने तुम्हारे करीबी का रूप ले लिया, और अब वो तुम्हारे साथ है, हर जगह, हर पल।